हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही सी फाइनल की प्रिपरेशंस। आई होप कि काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बॉन्ड वैल्यूएशन वाले चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपका पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर में हम आज ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर के बेसिक्स, दूसरे अलग अलग तरीके की यील्ड्स जैसे कि डिस्काउंट यील्ड, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड एक्सेट्रा। इसके अंदर में बॉन्ड के अंदर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, प्लेन वलीना बॉन्ड। अगला आता है प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड एंड उसका ड्यूरेशन। इसी के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक आता है इम्यूनाइजेशन का, ये भी हम आज ही डिस्कस करेंगे एक साथ। आगे बढ़ते हैं बॉन्ड रिफंडिंग के क्वेश्चंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरवर्ड रेट्स और क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस। तो चलिए बॉन्ड के बेसिक से शुरू करते हैं। एक्चुअली में बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कूपन्स मिलते हैं हमें, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट हमें मिलता है। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आने वाले मैच्योरिटी पीरियड तक मिलता है और अंत में जाके एक रिडेम्पशन अमाउंट मिलता है। इसका मतलब ये निकला कि आज मैंने कुछ पैसे दिए बॉन्ड को परचेस करने में, फिर आगे चल के कुछ कुछ अमाउंट्स इंटरेस्ट के रूप में मुझे हर साल फिक्स्ड मिलेंगे और जब वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा यानी कि रिडेम्पशन का टाइम आ जाएगा सो एक रिडेम्पशन अमाउंट मुझे मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलिए 5 साल किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी के लिए है, जिसमें कूपन का अमाउंट जो है वो 10 रुपीज़ है। तो कूपन का अमाउंट एक्चुअली निकलता है कूपन के रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू से। तो कूपन का रेट से 10% है और फेस वैल्यू इस बॉन्ड की 100 रुपीज़ है, तो 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज़। तो हर साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 हमें पाँचों साल में 10 रुपये का कूपन मिलेगा। साथ में 100 रुपीज़ का रिडेम्पशन अमाउंट है। जो रिडीम्शन अमाउंट होता है वो कभी कभी रिडीम एट बॉन्ड जो होता है वो रिडीम डिस्काउंट पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ पे, पार में हो सकता है यानी कि वो फेस वैल्यू के बराबर ही हो, या फिर प्रीमियम पे हो सकता है यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 110। सो इस तरीके से बॉन्ड, एक टिपिकल बॉन्ड काम करता है कि अलग अलग पीरियड्स में उसके कूपन होते हैं और लास्ट में आके उसका रिडेम्शन अमाउंट रहता है। अब बॉन्ड का वैल्यूएशन की बात आती है। बॉन्ड के वैल्यूएशन के अंदर में ये चार्ट समझना ज़रूरी है कि बॉन्ड के वैल्यूएशन हम करते क्या है। बॉन्ड की वैल्यू एक्चुअली जो होती है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है कि अलग अलग कूपन जो हमें आने वाले पीरियड में मिलने वाले हैं और जो रिडेम्पशन अमाउंट मिलने वाला है उसको एक पर्टिकुलर रेट्स से हम पुल करेंगे, पीछे टानेंगे, तो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वही उस बॉन्ड की वैल्यू कहलाती है। तो यही बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में हम करने वाले हैं कि बॉन्ड के अलग अलग तरीके से वैल्यू निकालने वाले हैं। अब ये जो रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये रेट की क्या रेट से हम इसको पुल करेंगे, क्योंकि जिस रेट से पुल करेंगे ना तो उसका जो वैल्यू आएगी उसकी मीनिंग अलग निकलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड रेट। अगर जो इन्वेस्टर है उसको अगर 10%, 12% अलग अलग रिक्वायर्ड रेट होते हैं, अगर उससे वो पुल करता है तो वो उस रेट को हम कहते हैं पहली बात तो आर ई, और इस वैल्यू को जो हमारी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, IV0। इंट्रिंसिक वैल्यू द, जिसका मतलब होता है द शुड बी प्राइस। शुड बी प्राइस मतलब ये बॉन्ड की वैल्यू होने चाहिए एज पर द इन्वेस्टर जो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। इसी के तर्ज पे अगर हम एक्चुअल रेट की बात करें कि मान के चलिए मार्केट में जो मार्केट प्राइस चल रही है वो P0 है उस बॉन्ड की, तो ये उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। इस प्राइस पे जो अगर रेट से टानोगे तो वो रेट कहलाता है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली से ये निकला कि जब आप आगे वाले कूपन से रिडेम्पशन को YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, ऐसे रेट से टानेंगे कि उसकी एक्चुअल प्राइस आ जाए तो इस रेट को हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। और अगर हम इन्वेस्टर के रेट से यानी उसके रिक्वायर्ड रेट से उसको टानेंगे, उसको पुल करेंगे पीछे, तो उस रेट को कहते हैं RE, और ये जो वैल्यू आएगी वो होगी इंट्रेंसिक वैल्यू IV0 और P0। तो ये बॉन्ड का बेसिक है। इसके बाद RE और YTM को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। कभी कभी इसे गोइंग इंटरेस्ट रेट कहते हैं, RE को यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड कहते हैं, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, ये 3 तरीके के RE को कहा जाता है। वैसे YTM है कि YTM को IRR भी कहते हैं, उसे यील्ड ऑफ दैट बॉन्ड कहते हैं, प्राइस टू यील्ड कहते हैं या मार्केट यील्ड कहते हैं। तो उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से अगर आपको देता है तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो RE और YTM के बाद हम आगे बढ़ते हैं। YTM एंड P0 यानी कि बॉन्ड की प्राइस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब क्या कि अगर YTM बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा इन वाइस वर्सा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा आप ज़्यादा YTM होगा वो उसको आप ज़्यादा रेट से टानोगे, ज़्यादा रेट से टानोगे मतलब पुल करोगे पीछे, तो उसकी प्राइस जो वैल्यू आएगी एक्चुअल प्राइस वो कम आएगी। कूपन रेट इज ओनली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कूपन अमाउंट। एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं कि कूपन के रेट को गलती से किसी किसी कैलकुलेशन में यूज़ कर लेते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा कि कूपन का जो रेट दिया हुआ है वो सिर्फ कूपन अमाउंट यानी कि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूपन अमाउंट आ जाएगा। सो कूपन अमाउंट निकालने के लिए हेल्पफुल है, बाकी और कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए बाकी रेट्स को आपको इस्तेमाल करना है।
चलिए, तो ये हमारा था बेसिक्स। अब हम आते हैं यील्ड्स पे। सबसे पहली यील्ड हमारे सामने आ रही है डिस्काउंट यील्ड। डिस्काउंट यील्ड कैसे निकलती है? डिस्काउंट यील्ड निकलती है एफ माइनस पी बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन एन। एफ यानी कि फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड, पी यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड, और 12 अपॉन एन में नंबर ऑफ मंथ्स आपको एन में लेना है। इफ डेज गिवन देन टेक 365 बाय एन और 360 बाय एन। ये जो 360 बाय एन यहाँ पे लिखा है ना, किसी किसी सम में बॉन्ड की मैच्योरिटी 45 डेज ऐसी दी रहती है जो 360 से डिविजिबल अगर हो सकती है, तो आप 360 लीजिएगा 365 की जगह, क्योंकि उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। सो आप अजम्पशन लिख सकते हैं एग्जाम में। इन केस अगर आपको 365 लेने को बोला तो आपको वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि पहले एफ और नीचे भी एफ पहले ही लिखा हुआ है, ये आगे की कैलकुलेशन में हमें काम आएगा। तो ये इसे कहते हैं डिस्काउंट यील्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला आ रहा है हमारे सामने बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड को इज ऑल्सो नोन एज एनुअलाइज्ड यील्ड या फिर मनी मार्केट MMY। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है होल्डिंग पीरियड HPY इंटू 12 अपॉन एन। और HPY होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकलती है? F माइनस पी बाय पी इंटू 100। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, डिस्काउंट यील्ड में आपको F और F से डिवाइड करना है, जबकि बॉन्ड इक्विवेलेंट में आपको P से डिवाइड करना है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो आपकी आएगी ये आएगी आपकी HPY। इस HPY को मल्टीप्लाई जब कर देंगे 12 अपॉन एन से, तो आपके पास आ जाएगी बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। अगला हमारे पास आ रहा है करेंट यील्ड। करेंट यील्ड का मतलब होता है कूपन अमाउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे आपको कूपन अमाउंट फुल लेना है। फुल का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कूपन जो है वो सेमी एनुअल पेमेंट है, मतलब 6-6 महीने में पे कर रहे हैं, तो भी आपको उसको कंसिडर नहीं करना। आपको टोटल जो कूपन अमाउंट फुल बन रहा है वो लेना है, उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 करना, तो आपके पास करेंट यील्ड आ जाएगी। करेंट यील्ड इज ऑल्सो यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसेक्स सिक्योरिटीज या टी बिल्स भी दिया रहता है कभी कभी क्वेश्चन में कि इसकी यील्ड 9% 10% है, तो वहाँ पे आपको करंट यील्ड का फॉर्मूला यूज़ करके आगे कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारा था करंट यील्ड। अब आते हैं इफ बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। काफ़ी सारे सम में लिखा होता है कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि YTM इज इक्वल टू कूपन रेट। ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है कि YTM और कूपन रेट सेम होगा। और दूसरी चीज़ है कि P0 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो P0 फेस वैल्यू के बराबर होगा और YTM कूपन रेट के बराबर होगा। तो जब भी क्वेश्चन में दिया कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, तो ये दो कैलकुलेशन आपके हैंडी हैं, तो आपको ये काफ़ी तुरंत निकल आएंगे। एक आता है बेसिस पॉइंट का लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी। बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर 100 बेसिस पॉइंट की बात करो तो 1% के बराबर होता है। अगला हमारे सामने आ रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक एक बॉन्ड को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन एज द नेम सजेस्ट कि इसमें कोई कूपन नहीं है, नो कूपन इज पेड। इसमें कैसा होता है? इसमें होता है कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R का पावर n। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू आपके पास रहेगी, उसको आप एक रेट से पीछे पुल करेंगे एट दैट R, और ये n पीरियड्स हैं, तो आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप R जो है वो R ही ले रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + RE का पावर n विल गिव यू इंट्रेंसिक वैल्यू। एंड एट द सेम टाइम अगर आप YTM यूज़ कर रहे हैं डिनोमिनेटर में 1 + YTM का पावर n, तो जो फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करेंगे 1 + YTM का पावर n, तो आपके पास P0 निकल के आएगी। इफ़ P0 एंड FE गिवन देन सॉल्व फॉर YTM, दिस इज प्री टैक्स YTM। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप P0 अगर आपको दिया हुआ है और फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, तो आप YTM निकाल सकते हैं अच्छे से। और जो ये YTM है प्री टैक्स YTM है। मैंने जैसे पहले कहा था कि जीरो कूपन बॉन्ड में नो कूपन इज पेड। आगे आ रहा है मैक्लोज ड्यूरेशन। मैक्लोज ड्यूरेशन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी है कि जीरो कूपन बॉन्ड के केस में मैक्लोज ड्यूरेशन इज इक्वल टू इट्स मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें n इज इक्वल टू 5 ईयर्स है, तो इस केस में आपकी जो मैक्लो ड्यूरेशन डी होगी आपको डायरेक्टली 5 ईयर्स ही यूज़ करनी है सम्स के केस में। फिर आगे आ रहा है अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स का डेटा दिया हुआ है, तो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वो निकलेगी P0 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस कैपिटल गेन का टैक्स अपॉन 1 + YTM का पावर n। कैपिटल गेन का टैक्स कैसे निकलेगा? जो बॉन्ड की फेस वैल्यू रहेगी उससे आप माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे आप डायरेक्ट टैक्स में करते हैं, उसको माइनस कर देंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी P0 मल्टीप्लाई बाय 1 + R का पावर n। यहाँ पे R आपका रहेगा इंडेक्सेशन का रेट, तो फेस वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गिव यू कैपिटल गेन। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई टैक्स रेट with the capital gain to arrive at capital gain tax. Now this capital gain tax has to be deducted from the face value upon 1 + YTM का पावर n, सॉरी फ्यूचर वैल्यू
अपॉन 1 प्लस वाई टी एम का पावर n विच विल गिव यू P0 प्रेजेंट वैल्यू। ये था हमारा जीरो कूपन बॉन्ड का डिस्कशन। आगे हम आते हैं परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, कभी मैच्योरिटी नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, इसमें होगा आपका इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो निकलेगी कूपन अमाउंट अपॉन RE यानी कि रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और अगर आपको इसकी एक्चुअल प्राइस यानी P0 निकालनी है तो कूपन अमाउंट को YTM से डिवाइड कर दीजिए। इसकी ड्यूरेशन निकलेगी 1 प्लस YTM अपॉन होल अपॉन YTM। देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड, दैट इज यहाँ पे n होता ही नहीं है। अब हम आते हैं प्लेन वनीला बॉन्ड पे। प्लेन वनीला बॉन्ड एक टिपिकल तरीके का बॉन्ड है, और मोस्ट ऑफ द बॉन्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेन वनीला बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर में जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल भी बेसिक का डिस्कस किया था वो भी एक प्लेन वनीला बॉन्ड ही था, जिसमें अलग अलग कूपन रेट थे, 10 रुपये में मिल रहे थे और लास्ट में 10 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ मिल रहे थे। वो भी एक तरीके का प्लेन वनीला बॉन्ड है। तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकलती है पीरियोडिक कूपन अमाउंट। पीरियोडिक लिखने का इंपॉर्टेंस हम आगे चल के सीखेंगे। पीरियोडिक कूपन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PVAF। PVAF का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मतलब यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कूपन तो हर साल मिलने हैं तो और इक्वल अमाउंट ऑफ मिलने हैं, फिक्स्ड है, तो एन्युटी का फंडा लगेगा। यहाँ पे पीरियोडिक RE आपको लेना है, कॉमा मैच्योरिटी पीरियड प्लस रिडेम्पशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PVIF। IF में मतलब आपको एक ही बार उसको पुल करना है, क्योंकि ये एन्युटी नहीं है। तो PVIF ब्रैकेट के अंदर पीरियोडिक RE कॉमा मैच्योरिटी पीरियड। अब बात करते हैं पीरियोडिक क्यों वर्ड यूज़ हुआ। पीरियोडिक वर्ड इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड ईयर्स में, मतलब बॉन्ड 5 साल का है, 10 साल का है, ईयर्स में, तो आप यहाँ पर RE एनुअल रेट लेंगे, और यहाँ पे जो कूपन लेंगे वो भी आपका एनुअली ही रहेगा, मतलब एनुअल कूपन। मान के चलो मैच्योरिटी पीरियड मंथ्स में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो मैच्योरिटी पीरियड जिस फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड नथिंग बट जो आप n लिया करते हैं, तो जो आप n लेंगे मंथ्स में, अगर मैच्योरिटी पीरियड मंथ्स में, तो आप यहाँ पे मंथली रेट यूज़ करेंगे, ना कि एनुअली। मतलब क्या करेंगे आप, पीरियड जो आपको अगर क्वेश्चन में RE जो है वो मान के चलिए अगर आपको 10% पर एनम दी हुई है, तो इसको आप मंथली में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पीरियोडिक RE लेना है एज विच इज़ बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड, और आपको यहाँ पे पीरियोडिक कूपन अमाउंट लेना है। अब अगर मान के चलो आपको P0 निकालना है, एक्चुअल प्राइस निकालनी है, तो IV0 की जगह P0 हो जाएगा और RE की जगह YTM हो जाएगा, तो बाकी आपके ये पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। पीरियोडिक YTM नो, जहाँ पे टैक्स की डिटेल क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी, तो एक फॉर्मूला है YTM निकालने का, पीरियोडिक YTM इज इक्वल टू पीरियोडिक कूपन अमाउंट, उसमें ऐड कर देंगे रिडेम्पशन अमाउंट माइनस P0 होल अपॉन n होल अपॉन रिडेम्पशन प्लस P0 बाय 2। तो ये YTM निकालने का एक तरीका, ये इसका फॉर्मूला है। अब पीरियोडिक कूपन अमाउंट के बाजू में आप देख रहे होंगे *1 है और रिडेम्पशन अमाउंट में *2 है। ये अगर क्वेश्चन में अगर आपको टैक्स डिटेल्स गिवन है ना, तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक कूपन अमाउंट ऐसे लेना है। कैसे लेना है आपको लेना है, अगर क्वेश्चन में टैक्स डिटेल दिया है तो आपको पीरियोडिक कूपन अमाउंट की जगह कूपन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इनकम टैक्स का रेट ले लेना है, और साथ ही साथ रिडेम्पशन अमाउंट में आपको रिडेम्पशन अमाउंट माइनस कैपिटल गेन का टैक्स करना है। अब कैपिटल गेन का टैक्स कैसे निकलेगा, वो निकलेगा रिडेम्पशन माइनस P मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन का टैक्स का परसेंटेज। इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यूज करेंट मार्केट प्राइस, दैट इज P0। तो अगर यहाँ पे इस P की जगह P0 ले लेना, अगर आपको इशू प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो ये एक YTM का फॉर्मूला है। प्री टैक्स कैसे निकलेगा, मतलब टैक्स का डेटा नहीं दिया है क्वेश्चन में तो, और पोस्ट टैक्स कैसे निकलेगा, मतलब टैक्स की डेटा अगर आपको क्वेश्चन में दी है तो ये YTM का फॉर्मूला हो गया। अब हमारा अगला डिस्कशन आ रहा है प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड एंड उसका ड्यूरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस वॉलेटिलिटी मतलब बॉन्ड कितना वॉलेटाइल है, उसको निकालने का तरीका होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू D अपॉन 1 प्लस R। D यानी कि मैक्लोज ड्यूरेशन और 1 प्लस R, R यहाँ पे आपको पीरियोडिक लेना है, पीरियोडिक YTM लेना है। अब ये मैक्लोज ड्यूरेशन कैसे निकलता है, चलिए देखते हैं। तो मैक्लोज ड्यूरेशन जो है, जो हमने देखा था कि जीरो कूपन बॉन्ड में उसकी मैच्योरिटी के बराबर ही होता है, वो बाकी के केस में इस टेबल के थ्रू निकलता है, जहाँ पे सबसे आपको यहाँ पे 4 कॉलम टेबल बनाना है। सबसे पहले आपके रहेंगे ईयर्स, दूसरे रहेंगे कैश फ्लो, तीसरा रहेगा प्रेजेंट वैल्यू द कैश फ्लो एट द रेट YTM, और चौथा रहेगा WX। WX का मतलब कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। यहाँ पे आपके ईयर्स आ जाएंगे।
दूसरे में आपका जाएंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है, कूपन 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 और लास्ट में कूपन प्लस रिडेम्पशन, मतलब आपको कूपन 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 मिलता रहेगा, लास्ट में आपको कूपन प्लस रिडेम्पशन मिलेगा। तो कैश फ्लो हो गया आपके लिए, जिसमें इनफ्लो होंगे, आपके सारे इनफ्लोज रहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो दी वाईटीएम, तो आप इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद इसका समेशन कर लेंगे, जो कि कहलाएगा समेशन डब्ल्यू, और इसी के साथ डब्ल्यू एक्स, यानी कि ईयर्स वाला कॉलम और डब्ल्यू थर्ड कॉलम प्रेजेंट कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करके इसका समेशन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा समेशन डब्ल्यू एक्स। अब जो मैक्रो ड्यूरेशन है वो निकलता है समेशन डब्ल्यू एक्स बाय समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू दिस इज एक्चुअली पी जीरो। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो हम इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कूपन मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी फैक्टर पी वी एफ मल्टीप्लाई बाय आर कॉमा एन, प्लस कर देते हैं उसमें रिडेम्पशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पी वी आई एफ आर कॉमा एन। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि कूपन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और कूपन पर रिडेम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका समेशन अगर कर रहे हैं तो वो एक्जैक्टली पी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये एक तरीके का क्रॉस चेक हो गया। तो मैक्लोज डी ऐसे निकलता है, मैक्लोज ड्यूरेशन और डी ऐसे निकलता है, और डी को अगर आप 1 प्लस आर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पीरियोडिक वाइटियम से डिवाइड कर देंगे, सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ जाएगा। If coupons are paid semi-annually, then take cash flow as semi-annual coupons and YTM as semi-annual। इसका मतलब ये हुआ, इस चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अगर कूपन्स जो हैं वो सेमी एनुअली पे हो रहे हो, मतलब 6 मंथली पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो YTM है वो भी 6 मंथली ले रहा है। यहाँ पे YTM 6 मंथली ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आर पे आपको 6 मंथली लेना है। यही मीनिंग था पीरियोडिक YTM का। So if coupons are paid semi-annually, then take cash flow as semi-annual coupons and YTM as semi-annual। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मिली है कि सेमी एनुअल कूपन मान के चलो 10 रुपये पूरे साल भर का कूपन है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 रुपये आपको सेमी एनुअली मिल रहे हैं, और YTM का आपको 25% पर एनम दिया हुआ है, सो आपको 25/2 12.5%, विच इज दिस इज पीरियोडिक YTM, आपको ये यूज़ करना है। अब जो हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात की, उसका रेलिवेंस क्या है, उसका रेलिवेंस है कि वर्टिड ऑफ बॉन्ड तो कहा जाता है, बट एक फॉर्मूला इसके साथ लिंक्ड है जो कि कहता है कि परसेंटेज डेल्टा प्राइस, यानी कि पी जीरो अपन परसेंटेज डेल्टा वाईटीएम की प्राइस इतना बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो वाईटीएम कितना बेसिस पॉइंट घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाले जो सम्स होते हैं ना, उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपन परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम आप यूज़ कर सकते हैं। कि मान के क्वेश्चन में दिया है कि प्राइस अगर आपकी 25 बेसिस पॉइंट या 25% बढ़ रही है या घट रही है, तो वाईटीएम कितने से बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सही, ये तो पक्का है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट कितने से बढ़ेगा ये आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला हेल्प करेगा निकालने में। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट चेंज लो, दैट इज इफ 80 बेसिस पॉइंट्स गिरा, क्या गिरा, मान के चलो प्राइस 80 बेसिस पॉइंट गिरा, 80 बेसिस पॉइंट प्राइस गिरा, जिसका मतलब क्या हुआ, 0.80% गिरा, तो 0.80% गिरा, तो डायरेक्टली यूज़ करो। इसका मतलब है कि आप इस फॉर्मूले के अंदर में 0.80 जो गिर रहा है ना प्राइस, यहाँ पे आप 0.80 ले लो एब्सोल्यूट वैल्यू, और नीचे इसको मान के चलो अपने एक्स ले लिया, और आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिया तो एक्स के निकाल लोगे, तो आपको डायरेक्टली एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको यूज़ करना है डेटा को। तो दिस वॉज अवर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब इसी से एक लिंक्ड कंसेप्ट आता है इम्यूनाइजेशन का, वो डिस्कस करते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन इज डन ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम 2 रिस्क। कौन से 2 रिस्क, एक होता है अपने पास इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा हमारे पास होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इन 2 रिस्क से पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स को इम्यूनाइजेशन का करना पड़ता है। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड को इम्यूनाइज नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ आती है कि ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन का मतलब होता है व्हेन इन्वेस्टर विल रिकवर इज इन्वेस्टमेंट इन फुल, एक तरह का बीपी, कि मतलब कब इन्वेस्टर को पूरा का पूरा जो उसने पैसे लगाए थे वो कितने ड्यूरेशन में उसको रिकवर हो जाएंगे, पूरा उसको सारे पैसे उसको रिकवर हो जाएंगे जो उसने पैसे लगाए थे बॉन्ड में। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इम्यूनाइजेशन को, कि इन्वेस्टर नीड्स 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब कि इन्वेस्टर है जो कि उसके बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, अब वो बोल रहा है कि मुझे 2 साल बाद 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूँ, अलग अलग बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करूं कि मेरे 2 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो ये 2 साल बोल रहा है वो उसका टारगेट ड्यूरेशन है, और हमें करना क्या है, हमें वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड जो उसके पोर्टफोलियो में है, किसके, इन्वेस्टर के, उसको उसका वेटेड एवरेज ऐसे बनाना, उसमें वेट्स ऐसे लगाने हैं कि वो टारगेट ड्यूरेशन 2 ईयर्स के बराबर हो जाए। फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला ये हुआ कि डब्ल्यू ए यानी कि वेट ऑफ ए, यानी कि बॉन्ड ए में कितना पैसा लगाएं, मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड ए, फिर वेट ऑफ बी मतलब बॉन्ड बी में कितना पैसा लगा है, मल्टीप्लाई ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी शुड बी इक्वल टू 2। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी आर द वेट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। चलिए इसको समझते हैं हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टर ये बोल रहा है कि मुझे 2 साल बाद
1,00,000 चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, 1,00,000 को हमने YTM से पीछे पुल किया तो मान के चलो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 70,000 आई। मतलब 70,000 को मैं को कैसे, मेरे पास आज हाथ में 70,000 है, मुझे टू ईयर्स बाद 1,00,000 चाहिए। अब इस 70,000 मेरे पास जो मनी है इसको कौन से बॉन्ड में कितना लगाऊं कि मुझे 2 साल बाद 1,00,000 मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे, मान के चलो ये जो आपके वेट्स हैं, ये जो आपके वेट्स हैं वो 4:3 है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बॉन्ड ए में 40,000 लगा दीजिए, बॉन्ड बी में 30,000 लगा दीजिए। तो बॉन्ड ए में आपने 40,000 लगा दिया, बॉन्ड बी में 30,000 लगा दिया, ये टोटल आपका 70,000 लग गया। अब ये 70,000 2 साल बाद आपको 1,00,000 दे देंगे इन्वेस्टर को। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के जो ड्यूरेशन है बॉन्ड ए और बॉन्ड बी की अलग है, लेकिन जब वेटेड एवरेज लेते हैं तो 2 के बराबर होता है। तो ये था हमारा इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉन्ड रिफंडिंग के कॉन्सेप्ट में। बॉन्ड रिफंडिंग में एक्चुअली कंपनी करती क्या है, कंपनी 2 ट्रांजैक्शन करती है। पहला ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टर से ओल्ड बॉन्ड, जो उसने इन्वेस्टर को ओल्ड बॉन्ड इशू कर रखे थे वो उनसे वापस लेके उनको पैसे वापस कर देती है, पैसे दे देती है, और दूसरे इन्वेस्टर्स को नए बॉन्ड इशू करती है और उनसे पैसे ले लेती है। तो 2 ट्रांजैक्शन हो गए। मेरे पास कंपनी के ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इशूड है। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, कंपनी को लग रहा है कि उनको लॉस हो रहा है, तो उन्होंने बॉन्ड रिफंडिंग का सोचा। बॉन्ड रिफंडिंग के सोचने में उन्होंने अपने ओल्ड बॉन्ड कॉल बैक कर लिए, उनको पैसे दे दिए इन्वेस्टर्स को, और न्यू बॉन्ड इशू कर दिए और उसमें से पैसे ले लिए। बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। 3 गोल्डन स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहला आता है इनिशियल आउटले, दूसरा आता है एनुअल सेविंग और तीसरा आता है एनपीवी। तो इन तीनों के बाद हम एनपीवी में जैसे पहुंचेंगे, एनपीवी निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कंपनी को बॉन्ड रिफंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले कैसे निकलता है, इनिशियल आउटले निकलता है ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू जिसमें हम ऐड कर देंगे कॉल प्रीमियम एट द रेट परसेंटेज। ये ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू पे ही हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। ये 1 टाइम एक्सपेंस बुक करते हैं हम बुक्स में कॉल प्रीमियम का। तो हमारे पास ए आ जाएगा ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू प्लस कॉल प्रीमियम, मतलब कितना पैसा वापस करना है। जो मनी है ना, ये इनिशियल आउटले डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे लिए आउटफ्लो है। इसी के साथ नए बॉन्ड जब हम इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, तो हमारा कुछ इनफ्लो भी होगा। तो इनफ्लो क्या रहेगा, वो न्यू बॉन्ड की वैल्यू उसमें से इशू कॉस्ट हम लेस कर देंगे, ये हमारे बी होगा। दिस इज डिफर्ड एक्सपेंस, मतलब इसको बुक्स में हम एक टाइम एक्सपेंस बुक नहीं करते, हम इसको डिफर कर देते हैं। दैट इज अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड, ये हमारा बी रहेगा। तीसरा एक रहेगा इसी के अंदर में टैक्स सेविंग ऑन ओल्ड बॉन्ड। टैक्स सेविंग ऑन ओल्ड बॉन्ड क्या था कि जो अनअमोर्टाइज कॉस्ट था, जो बुक्स में हमारा जो पुराने बॉन्ड का इशू कॉस्ट था, वो अनअमोर्टाइज कुछ बचा होगा, उनके डिफर करते आ रहे होंगे पुराने बॉन्ड को, तो कुछ बचा होगा वो, और कॉल प्रीमियम को उनको एक साथ इस बार एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई टैक्स परसेंटेज करेंगे तो बहुत बड़ा टैक्स सेविंग हमें बुक्स में इसी साल आ जाएगा जिस साल बॉन्ड रिफंडिंग सोच रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए इनफ्लो की तरह काम करेगा। सो ए इज अवर आउटफ्लो, बी इज अवर इनफ्लो, सी इज ऑल्सो फॉर इनफ्लो। सो ए माइनस बी माइनस सी विल गिव यू इनिशियल आउटले। Now this unamortized cost. This unamortized cost is nothing but initial filtration cost and discount on issue of old bond. यहाँ पे हमने लिखा है old bond. तो old bond का जो unamortized cost था यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कॉल प्रीमियम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज, दिस विल गिव यू सी। ये जो कॉल प्रीमियम है ये देखेंगे मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। सो यही कॉल प्रीमियम जो अमाउंट है वही यहाँ पर हम लेते हैं कि इस बार हम एक्सपेंस बुक कर देंगे बुक्स में तो टैक्स सेविंग आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारा इनिशियल आउटले पहला कैलकुलेशन डन। दूसरा दिया हुआ है कि इफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, एक और कैलकुलेशन करनी डी की, जो कि है ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ओल्ड बॉन्ड का कूपन परसेंटेज, मतलब टोटल कूपन ऑन द ओल्ड बॉन्ड, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। नंबर ऑफ मंथ्स क्या, ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग के नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। जब हम यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का हमारा आउटफ्लो है, ये हमारा भी एक तरह का एक्सपेंस है। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड भी कॉल बैक अभी तक नहीं हुआ और न्यू बॉन्ड भी इशू हो गया, मतलब डबल खर्चा लग रहा है। सो ओवरलैपिंग हो रहा है इंटरेस्ट का। सो ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी कर दिए, मतलब ए और डी आउटफ्लोज है हमारे और बी और सी हमारे इनफ्लोज है। सो हमारा इनिशियल आउटले निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ओवरलैपिंग इंटरेस्ट दिया है तो आपको एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमारी दूसरी कैलकुलेशन थी एनुअल सेविंग्स, एनुअल इंटरेस्ट की सेविंग्स। न्यू बॉन्ड अगर हम इशू करेंगे सो हमें इंटरेस्ट की सेविंग्स कैसे होगी कि ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू मान के चलो 3 करोड़ रुपीस थी जो हम कॉल बैक करना चाह रहे हैं। ओल्ड बॉन्ड में हम जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो ओल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट हम 10% कंपनी पे कर रही थी। अब न्यू बॉन्ड में कंपनी सोच रही है कि मैं 9% ही पे करूँ। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी को हर साल 1% इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी, क्योंकि अब उनको इन्वेस्टर्स को 10% की जगह सिर्फ 9% देने पड़ेंगे। तो ये एक तरह का बॉन्ड रिफंडिंग के केस में
सेविंग होती है एनुअल इंटरेस्ट की सेविंग्स, इसमें से माइनस टैक्स सेविंग नो मोर, मतलब और, लेकिन इसमें से ये हमारा एक तरह का इनफ्लो था हमारी सेविंग्स, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी टैक्स की सेविंग जो हमें अब नहीं मिलेगी, तो इसमें से हमको वो लेस करना पड़ेगा। वो क्या रहेगा? वो रहेगा ओल्ड इंटरेस्ट अमाउंट इनटू टैक्स का परसेंटेज, मतलब भाई पुराना जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसकी टैक्स शील्ड अब नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पर है। और दूसरी हमको कौन सी टैक्स शील्ड नहीं मिलेगी कि अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो ओल्ड का था, क्योंकि हमको इस बार क्योंकि देखिए इनिशियल आउटले में हमने अनअमोर्टाइज कॉस्ट पूरा का पूरा एक साथ ले लिया था। देखिए टैक्स सेविंग इसी साल में पूरी की पूरी अनअमोर्टाइज कॉस्ट को एक ही बार बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड कॉल बैक हो रहे हैं तो उसका जो अनअमोर्टाइज कॉस्ट है उसको भी हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो एक साथ राइट ऑफ कर देंगे तो उसकी टैक्स सेविंग इस साल होगी, लेकिन आगे नहीं होगी। आगे किसकी होगी? आगे होगी न्यू बॉन्ड के इशू कॉस्ट की, न्यू बॉन्ड के इशू कॉस्ट की आगे होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अनअमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द ओल्ड हमको पहले मिल रही थी, अब नहीं मिलेगी। अब क्या मिलेगी? इशू कॉस्ट ऑफ न्यू, मतलब डिफरेंशियल कितनी नहीं मिलेगी अपॉन नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स। ये जो रहेगा इसका जो टैक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे, ये टैक्स सेविंग अब हमको और नहीं मिलेगी। सो ये जो टैक्स सेविंग है हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास एनुअल सेविंग आ जाएगी। बट ये एनुअल सेविंग्स तो हर साल है, इसकी हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे विच इज नथिंग बट एनुअल सेविंग्स मल्टीप्लाई बाय PVAF NUT है पोस्ट टैक्स केडी कॉमा रिमेनिंग एज। क्वेश्चन में अगर आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट, सो अगर क्वेश्चन में आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है इफ नॉट गिवन तो आप क्या कीजिए, न्यू बॉन्ड का जो रेट है, जो भी उसका रेट है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब इसको पोस्ट टैक्स कर दीजिए और उसको यूज कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एनुअल सेविंग आ जाएगी। अब डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया जिसमें हम निकालेंगे एनपीवी। तो एनपीवी इज नथिंग बट पीवी ऑफ द एनुअल सेविंग, जो हमने सेकंड कैलकुलेशन निकाली और नीचे आउटले फर्स्ट कैलकुलेशन निकाली। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये एनपीवी पॉजिटिव हुआ तो बॉन्ड रिफंडिंग शुड बी डन, अदरवाइज शुड नॉट बी डन। सो ये था हमारा बॉन्ड रिफंडिंग का डिस्कशन, जिसके अंदर में आपको बेसिकली ये 3 कैलकुलेशन करनी है, इनिशियल आउटले, एनुअल सेविंग और एनपीवी, और आपका सम सॉल्व हो जाएगा सिस्टमैटिकली। ये था हमारा एनपीवी। अब हम आ रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को और कहा जाता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी कि ओसीडी। हम आगे ओसीडी वर्ड यूज करेंगे, सो कंफ्यूज मत होइएगा, ओसीडी इज नथिंग बट ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। दीज आर हाइब्रिड सिक्योरिटीज। हाइब्रिड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिसके अंदर में शेयर्स का भी एलिमेंट होता है और डिबेंचर्स यानी कि बॉन्ड का भी एलिमेंट होता है, तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। इसमें बहुत सारे की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक आता है स्टेट डेट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू। स्टेट डेट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैसे निकलता है? जो हमने IV0 का फॉर्मूला देखा था ना, वही यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि कूपन अमाउंट इंटू PVF R, प्लस रिडेम्पशन अमाउंट पर PVIF R, और यहाँ पे R इज RE मतलब यील्ड ऑन सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्वेश्चन में दिया रहेगा यील्ड ऑन सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 10% है, तो आपको R की तरह यूज करना है, ये आपकी RE है। RE यूज कर रहे हैं इसलिए IV0 निकल रहा है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज रुपए पर बॉन्ड। रुपए पर बॉन्ड मतलब फॉर एग्जांपल 100, इसके आंसर 100 आया, मतलब स्टेट डेट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू की अगर 100 आया, इसका हम क्या करेंगे, ₹100 पर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड की स्ट्रेट डेट वैल्यू या एक बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो रुपए पर बॉन्ड। ये रुपए पर बॉन्ड ये आगे हमको बहुत काम आने वाला है इस कैलकुलेशन में, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे फॉर्मुलाज के बीच में। अगला फॉर्मुला देखते हैं, स्टॉक वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू। स्टॉक वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू निकलता है कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाई बाय शेयर का प्राइस। कन्वर्जन में रेशियो मतलब इक्विटी शेयर्स पर बॉन्ड। हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, मतलब एक बॉन्ड की जगह 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इक्विटी शेयर्स पर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड के पीछे में 10 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, तो कन्वर्जन रेशियो मान के चलो 10 है, तो ये हो गया। और शेयर प्राइस रुपए पर इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मान के चलो एक की वैल्यू शेयर प्राइस 25 है, 25 मतलब एक शेयर की प्राइस 25 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। सो इसमें होता क्या है, इसमें यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। कौन से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रुपए और पर बॉन्ड, तो रुपए पर बॉन्ड आ जाएगा। मतलब 25 विल बी मल्टीप्लाई बाय 10 विच विल गिव यू 250। नो दिस 250 इज बॉन्ड की, दिस 250 को हम कहेंगे बॉन्ड की स्टॉक वैल्यू या कन्वर्जन वैल्यू। एक बॉन्ड की स्टॉक वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू क्या है, 250 रुपीज़। वो कैसे आई, वो इस शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन रेशियो से। कन्वर्जन ये हुआ कैसे, ये हुआ इक्विटी शेयर पर बॉन्ड को मल्टीप्लाई करते रुपए पर इक्विटी शेयर से, सो यूनिट्स कैंसिल हो गए, इक्विटी शेयर कैंसिल हो गया, रुपए पर बॉन्ड बच गया, रुपए पर बॉन्ड आ गया। आगे बढ़ते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी कि OCD की वैल्यू यूजुअली गिवन इन क्वेश्चन, ये भी रुपए पर बॉन्ड में दी रहती है।
अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, इसे हम कहीं किसी किसी क्वेश्चन में मार्केट कन्वर्जन प्राइस पूछता है, इसका मतलब एक ही है, ओसीडी वैल्यू अपन कन्वर्जन रेशियो। ओसीडी वैल्यू अपन कन्वर्जन रेशियो विल गिव यू कन्वर्जन पैरिटी प्राइस और मार्केट कन्वर्जन प्राइस। अब ये डिवाइड कैसे हो रहा है? डिवाइड ऐसे हो रहा है कि ओसीडी वैल्यू रुपए पर बॉन्ड, ये बॉन्ड की वैल्यू होती है। कन्वर्जन रेशियो हमने ऊपर देखा इक्विटी शेयर्स पर बॉन्ड, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड और बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रुपए पर इक्विटी शेयर। तो रुपए पर इक्विटी शेयर मतलब एक शेयर की कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, एक शेयर की कन्वर्जन पैरिटी प्राइस या मार्केट कन्वर्जन प्राइस रुपए पर इक्विटी शेयर यहाँ पे आप अराइव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन प्रीमियम, कभी कभी क्वेश्चन में कन्वर्जन प्रीमियम पर बॉन्ड आस्क करता है या कभी कभी क्वेश्चन में पर शेयर मांगता है, तो पर बॉन्ड कैसे निकलेगी? ओसीडी वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू। आपने ऊपर देखा था कि ओसीडी और कन्वर्जन वैल्यू दोनों रुपए पर बॉन्ड में होते हैं, इसलिए प्लस माइनस हो सकते हैं। और पर शेयर मार्केट कन्वर्जन प्राइस हमने ऊपर देखा रुपए पर शेयर में निकलता है, माइनस शेयर प्राइस रुपए पर शेयर, तो प्लस माइनस हो सकता है। सो दिस इज योर कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम का रेशियो, कन्वर्जन प्रीमियम का रेशियो होता है कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर अपॉन शेयर प्राइस। जैसा कि एज द नेम सजेस्ट कि ये भी रुपए पर शेयर, भी रुपए पर शेयर, तो डिवाइड हो सकता है। कन्वर्जन प्रीमियम का रेशियो, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर अपॉन शेयर का प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस। अगला आ रहा है कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज, या जिसको हम कहते हैं प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू। ये दो तरीके से आप एग्जाम में निकाल के आएगा। एक होता है ओसीडी वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कन्वर्जन वैल्यू इंटू 100, या फिर ओसीडी वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू, मतलब न्यूमरेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर में आपने यहाँ पे ओसीडी वैल्यू ले लिया, यहाँ पे आप कन्वर्जन वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे आप ओसीडी वैल्यू लेंगे, तो आप दोनों निकाल के आइएगा कन्वर्जन वैल्यू परसेंटेज। अगला आ रहा है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू। स्ट्रेट वैल्यू हमने ऊपर ही सीखा कि स्ट्रेट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू एक ही होती है। सो प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू विच इज प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विच इज परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि परसेंट डाउनसाइड रिस्क निकालिए, वो भी यही होता है। ये भी आप दो तरीके से निकालेंगे, ओसीडी माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंटू 100, या फिर ओसीडी और इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन ओसीडी वैल्यू इंटू 100। आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल, ये पर बॉन्ड अलग निकलता है, पर शेयर अलग निकलता है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर बॉन्ड निकलता है कूपन फ्रॉम बॉन्ड, उसमें से आप लेस कर देंगे डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेशियो। तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कूपन फ्रॉम बॉन्ड रुपए पर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड का कूपन रुपए पर बॉन्ड के रूप में होगा। डिविडेंड पर शेयर रुपए पर शेयर, मतलब शेयर पे डिविडेंड होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कन्वर्जन रेशियो से, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो कन्वर्जन शेयर पर बॉन्ड से, तो शेयर और शेयर कैंसिल हो जाएंगे, रुपए पर बॉन्ड आ जाएगा, और रुपए पर बॉन्ड में से रुपए पर बॉन्ड माइनस कर देंगे तो रुपए पर बॉन्ड आ जाएगी वैल्यू। अब तो दिस वॉज योर पर बॉन्ड। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर बॉन्ड मांगेगा तो आपको ऐसे निकलेगा, और अगर आपको पर शेयर मांग रहा है तो रुपए पर बॉन्ड को, इस रुपए पर बॉन्ड को आप डिवाइड कर देंगे कन्वर्जन रेशियो से। सो रुपए पर बॉन्ड डिवाइड बाय शेयर पर बॉन्ड, सो बॉन्ड बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, रुपए पर शेयर आपका आंसर जाएगा। तो पर शेयर एंड पर बॉन्ड ये आपके फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल आ जाएंगे। अगला आ रहा है पे बैक पीरियड या फिर ब्रेक इवन पीरियड। पे बैक पीरियड या ब्रेक इवन पीरियड निकलता है कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर जो हमने ऊपर निकाला था डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, तो ये आपका पे बैक पीरियड या ब्रेक इवन पीरियड आ जाएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरवर्ड रेट्स। फॉरवर्ड रेट्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी एग्जांपल से काफ़ी अच्छे समझ में आएगा कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, कूपन 9% है, सो 9% ऑफ 1000 रुपीज़ इज विल गिव 90 रुपीज़। मैच्योरिटी 3 साल है, मतलब 3 साल में मैच्योर हो जाएगा। रेट 10-12% है, मतलब आ रही आपको दी हुई है, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो काफ़ी सिंपल है कि अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आज आप खड़े हो, y0 मतलब आपकी प्रेजेंट, आज टुडे आप खड़े हो, आज से 1 साल बाद आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे, फिर 2 साल बाद 90 रुपीज़ मिलेंगे, फिर 3 साल बाद 90 प्लस 1000 रुपीज़। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि रिडेम्पशन जो है वो एट पार ही है, रिडेम्पशन बेट पार हो तो 1000 रुपीज़ में आपका रिडीम हो जाएगा। इसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 12% आ रही से, तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगी। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो कि इंट्रेंसिक वैल्यू इज इक्वल टू 90/1 + 0.12, मतलब आज आप बोल रहे हो कि 1 साल बाद मुझे 90 रुपीज़ मिलने वाले हैं, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं 12% के रूप में लगाऊं तो कितनी होगी। सो वो आपकी ये जो आंसर आएगा ना वो उसकी उतने बराबर होगी। तो अगर मैं सिर्फ इतने को डिस्कस करूं, बाकी को आप भूल जाओ, इतने को डिस्कस करूं 90/1 + 0.12 का पावर 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई, मान के चलो 80 आ गई। सो 80 रुपीज़ को अगर मैं आज 1 साल के लिए लगाता हूँ 12% इंटरेस्ट के रेट में, तो मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा, 90 रुपीज़ मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट फॉर फर्स्ट ईयर। वैसे ही इसमें आप प्लस करो 90/1 + 0.12 इंटू 1 + 0.12, इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर क्या कहा, हमने कहा कि ईयर 2 के एंड में आपको 90 रुपीज़ मिलेगा। मतलब क्या हुआ, आज यानी कि y0 में आप कितना पैसा लगाओ कि 1 साल और दूसरे साल, मतलब 1 साल के बाद कुछ अमाउंट बनेगा x, 12% के रेट से लगा था, फिर वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, वो पूरा अमाउंट जो बन जाएगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा फिर 12% के रेट से, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 90 रुपीज़ के बराबर होगी। सो
यहाँ पे आपने क्या किया 90/1 + 1 + 0.12, ये आपकी एक वैल्यू आ गई 1 साल बाद की। अब इसको आपने फिर 1 साल और पुल किया तो फिर मल्टीप्लाई करता है 1 + 0.12 से। तो यहाँ पे ये दिस इज फॉरवर्ड रेट फॉर सेकंड ईयर विच इज सेम एज फॉर फर्स्ट ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 90 + 1000 सेम कॉन्सेप्ट से 1 + 0.12 मल्टीप्लाई 1 + 0.12 मल्टीप्लाई 1 तो फॉरवर्ड रेट फॉर थर्ड ईयर। So here it is assumed that the reinvestment of 90, 90 and 90 + 1000 is at a single rate which is 12%। मतलब ये सिंगल रेट पर री इन्वेस्ट हो रहा है 12%। क्वेश्चन में एक ही आरी दी हुई है, आपने उस आरी से इसको पुल किया तो आपका री इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था वो 12% से हो रहा था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिस फॉरवर्ड इज माइट बी डिफरेंट, कभी कभी क्वेश्चन में हमें अलग अलग फॉरवर्ड रेट देगा, तो हमें ये बेसिक पता होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे मान के चलो ईयर 1 का फॉरवर्ड रेट 12% है, ईयर 2 का 11.25 है और ईयर 3 का 10.5 है। अब IV0 निकालिए। अब IV0 ऐसे निकलेगा कि पहले साल में 90/1 + 0.12 करेंगे फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट, सेकेंड ईयर में 90/1 + 0.12 तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई 1 + 0.1125 से करेंगे क्योंकि री इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो चेंज हो गया। और वैसे ही थर्ड ईयर में करेंगे 1 + 0.12 1 मल्टीप्लाई 1 + 0.1125 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.1075। सो ये हो गया फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट कि जब आपको फॉरवर्ड्स अलग अलग दिए रहेंगे क्वेश्चन में तो आप इस तरीके से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस के कॉन्सेप्ट में। क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कब इस्तेमाल होगा। तब इस्तेमाल होगा जब आप परचेस कर रहे हो बॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द ईयर और अ पीरियड, यानी कि P0 आपको क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है। मिडिल ऑफ द ईयर या पीरियड का मतलब क्या है? मिडिल ऑफ द ईयर या पीरियड का मतलब है कि अभी आप जो जैसे कि इसी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आप ईयर 0 के एंड में या स्टार्टिंग में पैसे लगा रहे हैं, मतलब परचेस कर रहे हो उस बॉन्ड को, और ईयर 1 के में, फिर ईयर 2 में और ईयर 3 में आपको अलग अलग कूपन और रिडेम्पशन मिल रहे हैं। मान के चलो अगर आपने यहाँ परचेस किया होता बॉन्ड तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमें क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस के कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सो इन द मिडल ऑफ द ईयर और पीरियड P0 इज रिक्वायर्ड, P0 और IV0 वॉट एवर। अब पीरियड्स देखते हैं कि पीरियड्स आपके पास A, B और C तीन अलग अलग पीरियड दिए हुए हैं। A यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर B परचेज डे से लेकर के नेक्स्ट कूपन डेट तक है, और जो C है वो नेक्स्ट कूपन डेट से लेकर के मैच्योरिटी डेट तक है। परचेज डे मतलब आप यहाँ आज यहाँ खड़े हैं, अब आपको जानना है कि बॉन्ड की वैल्यू कितनी है। मतलब लास्ट कूपन एक पे हो चुका है, अगला कूपन आने वाला है और मैच्योरिटी कहीं आगे चल के है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहला होगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना। वो कैसे होगा कि मैच्योरिटी डेट से लेकर के पुल करना वैल्यू को नेक्स्ट कूपन डेट तक, मतलब सी जो पीरियड है उसको इस्तेमाल करके आप एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालेंगे। इसमें आप ऐड कर देंगे कूपन अमाउंट है इंटरेस्ट, वो आ जाएगा, वो आपको देगा कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस को आप और पीछे पुल करोगे बी वाले पीरियड तक तो आपका फुल प्राइस टुडे आ जाएगा। दिस फुल प्राइस टुडे इज योर डर्टी प्राइस। और इसमें से आप अक्रूड इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्लीन प्राइस। दिस इज नथिंग बट बेसिक वैल्यू। किसी किसी क्वेश्चन में आपसे बेसिक वैल्यू मांगता है कि बेसिक वैल्यू निकाल के दीजिए, दिस इज नथिंग बट क्लीन प्राइस। अभी कैलकुलेशन होगी कैसे, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस में वही अपना IV0 का जो फॉर्मूला था, कूपन अमाउंट मल्टीप्लाई PV AF R, सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब ये पीरियड है, नेक्स्ट कूपन डेट से लेकर के मैच्योरिटी डेट तक जो भी मंथ्स हैं या ईयर्स है वो आपको यहाँ पे लेना है। प्लस कर देंगे आप इसमें रिडेम्पशन अमाउंट इंटू PV IF R, तो आपको ये एक्स इंटरेस्ट का प्राइस आ जाएगा। आपने इसको पुल कर लिया। इसमें आप फिर क्या करेंगे, कूपन अमाउंट और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास कम इंटरेस्ट प्राइस आ गया, वही नीचे लिखा है कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस कूपन का इंटरेस्ट। अब तीसरा आपका कैलकुलेशन है फुल प्राइस टुडे, यानी कि डर्टी प्राइस जो मैंने कहा था वो दिस इज नथिंग बट कम इंटरेस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 + R का पावर B, ये पावर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डर्टी प्राइस कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कि ये जो कम इंटरेस्ट प्राइस नेक्स्ट कूपन डेट पे खड़ा है उसको पीछे पुल करेंगे एट फॉर बी पीरियड, पी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ्स वॉट एवर द केस में भी, बी पीरियड पुल करोगे पीछे आर से तो आपके पास फुल प्राइस उठ आ जाएगा विच इज नथिंग बट डर्टी प्राइस। एंड डर्टी प्राइस में से जब आप अक्रूड इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास क्लीन प्राइस बेसिक वाली हो जाएगी। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट निकलता कैसे? कूपन का इंटरेस्ट इंटू ए का पीरियड, मतलब कूपन जो आपके पास कूपन की, आप जब कूपन निकालते हैं कूपन का रेट मतलब फेस वैल्यू मान के जो सेमी एनुअल है वॉट एवर, सो वो यहाँ से लेकर के इस पीरियड का निकलता है, ये पीरियड का। अब आपको सिर्फ ए पीरियड का चाहिए तो आप उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपको बस इतने पीरियड का अक्रूड इंटरेस्ट दे देगा। इस पीरियड का अक्रूड इंटरेस्ट को परचेज डे
कि जो फुल प्राइस डर्टी प्राइस से माइनस कर देंगे तो क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस हटा के क्लीन प्राइस और बेसिक वैल्यू आपके पास आ जाएगा. So this summarizes our discussion for today for bond valuation. I hope you like this video. I hope कि आपका ये पूरा रिवीजन अच्छे से हो गया हो. Thank you so much for watching and best of luck for your exams.